हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए, आपका जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैं करा रहा हूँ उसमें न्यू जो टॉपिक चल रहा था आपका लेक्चर 10 में इसमें आपको कराने वाला हूँ। बाकी अगर अदर वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नाम से। और वरना आप डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी यूनिट 2 की, यूनिट 3 की, ठीक है। तो वहाँ से आपके लिंक ले सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस सभी चीज़ों की, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फुल सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। 8 यूनिट आपकी, इसमें कितनी 8 यूनिट आपकी यूनिट फर्स्ट में। तो 8 यूनिट आपको टोटल यहाँ पे कराई जाएंगी। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर शेयर कर देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले आपको करा दिया था मॉलिक्यूल्स जो आपके द्विध्रुव चल रहा था आपको उसमें, तो उसमें 4th हेडिंग आपको करा रहा था जो हमारे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे BF3, जिसमें आपका टेट्रा मॉलिक्यूल फुलना है आपका, देखिए 3 मॉलिक्यूल इसका हो गया, 1 मॉलिक्यूल इसका हो गया, के लिए μ=0 जो हमने डायपोल मोमेंट का मान बताया था वो आपका कितना होता है, 0 होता है। अतः ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और ये पोलर ट्रायंगोनल स्ट्रक्चर रखता है। कितना पोलर ट्रायंगोनल, वो हमारा क्या होता है, देखिए हमें F और B हमने 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करा दिए और जिसका मान μ कितना हो गया आपका, 0 हो गया। कितना, μ=0 मान हो गया इसका। इसी प्रकार NH3, PH3 आदि के लिए डायपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता है, अतः ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल होते हैं। देखो एक चीज़ तो हमने सीखी यहाँ पे कि हमने BF3 हमारे 4 मॉलिक्यूल से, तो हमारा म्यू का मान तो 0 हो गया, लेकिन ऐसा हमारा NH3 अमोनिया, ठीक है, NH3 PH3 आदि के लिए हमारा क्या होता है, डायपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता है, अतः ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल होते हैं। एक सिमेट्रिकल, सममित और सममित मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाली वीडियोस में। तथा NH3 की शेप कौन सी होती है, पिरामिडीय टाइप होती है, ठीक है, वो आपकी शेप नहीं मिलती, क्योंकि पिरामिडीय शेप आपकी मिलती है। एग्जाम्पल आप करेंगे क्या, एग्जाम्पल में आप यहाँ पे जो शेप में शो करा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको शेप जो इसका जो एंगल होता है 107 डिग्री होता है आपका, और जैसे म्यू का मान =0 होता है, और 1.49 dt की मैंने आपको डेवी आपको समझाया था, ठीक है, मात्रक जो आपको इससे पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। तो पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल, 5th एंटी पेंटा एटॉमिक, पेंटा से पता चला आपको 5 मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक तो टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर और आपका पिरामिडियन, जिसका म्यू का मान =0 होता है, डायपोल मोमेंट का मान। तो यहाँ पे μ=0 होता है टेट्राहाइड्रल का और स्क्वायर प्लेनर का, और पिरामिड का μ=0, ठीक है। उसमें मेन हेडिंग में आपकी चलेगी 3rd हेडिंग, ठीक है। अब नोट्स अगर प्रॉपर बना रहे हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कैसे आपको नोट्स लेने हैं, सभी मैंने आपको वहाँ पे शो कराया है। 3rd है कि बंद ध्रुवता की तुलना। तो डायपोल मूवमेंट के मान के द्वारा बॉन्ड के पोलर कैरेक्टर को ज्ञात किया सकता है, ठीक है, जैसे HF HI। तो इसमें आप पोलर कैरेक्टर कैसे शो कर रहे हैं, मान लो H है और F है। अब मान लो H और Cl तो मैंने आपको दे दिया, शो करेंगे, प्लस साइन देता है, नेगेटिव साइन देता है, लेकिन अपनी पहचान कैसे की इसकी, तो वही हम क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट के मान के द्वारा हम क्या करते हैं, बॉन्ड के पोलर कैरेक्टर को ज्ञात किया सकता है। जैसे HF हो गया, HI तक जाने पर, HF से HI तक जाने पर बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, वो डायपोल मोमेंट का मान जो घटता है, इससे शो होता है कि बॉन्ड की पोलैरिटी भी लेस हो जाती है, ठीक है। ओके, इसके बाद आपकी 4th हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। हम बॉन्ड एंगल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पूरा आपका लॉन्ग आ रहा है, अगर आपको लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो आप पूरा इसमें लॉन्ग लिखेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल, तो डायपोल मोमेंट के मान के द्वारा बॉन्ड एंगल को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यदि μ1 व μ2 व्यक्तिगत इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो नेट डायपोल मूवमेंट के निम्न सूत्र द्वारा शो किया जा सकता है। तो हमें बॉन्ड एंगल कैसे फाइंड करना है, जिनके जो बॉन्ड एंगल μ1 और μ2 आपके फाइंड होते हैं, और एंगल क्या होता है आपका, थीटा होता है। देन आपको नेट डायपोल मूवमेंट है वो क्या होता है, μ=μ1² + μ2² + 2μ1 μ2 cos थीटा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, तो इसको इंपॉर्टेंट द्वारा इसको आप लिख लें अच्छे से। वाटर के लिए डायपोल मूवमेंट का मान 1.4 DV होता है, और इसका बॉन्ड मूवमेंट 1.5 D होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग से आपका नोट में लिख लीजिए इस हेडिंग के लिए, नोट में, ठीक है। जैसे 1.84 बराबर हमने क्या लिखी, म्यू का मान लिख लिया, जो कि हमारा किसका है, मान वाटर का है, और हमें इसमें जो बॉन्ड है वो फाइंड करना है। तो 1.5 को उसका 1.5 प्लस 2 गुणा 1.5 इंटू cos थीटा, तो हमारा कितना आएगा, बॉन्ड एंगल निकल के थीटा और 104 इंटू 5 डिग्री। तो ऐसे आपको शो करना है, ऐसे आपको वैल्यूज दे रखी होगी, और आपको मान यहाँ पे निकाल के दे देना है और पूछ लेना है, ठीक है, और आपको कोई भी अदर इसमें काम नहीं करना है। उसी में आपकी नंबर 5 हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा।
ऑर्थोमेटन पैरा समायवी में विभेदन, आपको डिस्टिंक्शन करते हैं समायवी में, कैसे करना है ये आपका शॉर्ट में ही पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। तो बेंजीन का डायपोल मूवमेंट 0 होता है, इससे प्रदर्शित होता है कि बेंजीन समतलीय या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है। इसका डायपोल मूवमेंट कैसे 0 होता है, तो इससे प्रदर्शित होता है कि बेंजीन जो हमारी समतलीय या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या करती है, रखती है। जैसे हमने म्यू को म्यू बराबर 0 होता है इसका मान, क्योंकि क्या है डायपोल मूवमेंट इसका 0 होता है। ऑर्थोमेटा पैरा आइसोमर्स में बॉन्ड एंगल का मान क्रमशः 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री 180 डिग्री होता था। पी के लिए, पैरा के लिए म्यू बराबर 0 होता है, क्योंकि पी का मान, पैरा का मान है, म्यू का मान एम से अधिक होता है। जैसे हम देखेंगे, हमें एक 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आपको बेंजीन की शो किए हैं, ठीक है, जिसमें ना आपको यहाँ पर इसका जो क्रियात्मक समूह NO2 और यहाँ पे मैंने शो किया है। तो ऑर्था मेटा पैरा, तो ऑर्था कंडीशन, मेटा कंडीशन, पैरा कंडीशन पर शो किया है। यहाँ पर आपका 1D है, यहाँ पे 3.8D है, और यहाँ पर आपको 3.89 है, म्यू बराबर 0। तो इससे पता चलता है कि जो पी का मान है, क्योंकि पी का मान म्यू का मान एम से अधिक होता है, तो जो ऊपर है वैल्यू आपकी पैरा पर है, क्योंकि म्यू बराबर 0 तो आपकी क्या एम से अधिक होगी कंडीशन आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 6 कंडीशन आपकी सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स अंतर, ठीक है। सिस और ट्रांस में की पोजीशंस होती हैं, कैसे अभी समझाएंगे आगे। सिस और ट्रांस पोजीशन डायपोल मूवमेंट के मान के द्वारा सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स में विभेदन किया जा सकता है, क्योंकि ट्रांस आइसोमर्स के लिए डायपोल मूवमेंट का मान 0 होता है। देखो यहाँ पर हमें डायपोल मूवमेंट का मान सिस और ट्रांस 2 कंडीशन से सीखना है। कैसे सीखेंगे, आपको क्रियात्मक समूह हमने क्या कि एक तरफ शो किए हैं, और यहाँ पर हमने क्रियात्मक समूह अलग अलग दिशाओं में शो किए हैं। तो जो आपकी CLH की जो कंडीशन आपकी होती है, जो आपकी एक लाइन में क्रियात्मक समूह, तो आपकी सिस कंडीशन हो जाती है, इसमें म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और जो कंडीशन है CLH, मतलब इसमें हमारे क्रियात्मक समूह एक दिशा में नहीं होते हैं, हमारे कौन सी ट्रांस कंडीशन हो गई। तो सिस और ट्रांस कंडीशन आपके यहाँ पर शो करा दी है। इसके आप अलग से आपकी सिस एंड ट्रांस कंडीशन पूछी जाती है आइसोमर्स में, तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, इसका नए टॉपिक की बात करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ आयंस, आयनों का ध्रुवण, ठीक है। एक होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, शेष हो जो हमें कैरेक्टर शो करना है आयनिक बॉन्ड क्या होता है, या पोलराइजेशन ऑफ आयंस, आयनों का ध्रुवण क्या होता है। ये पूरा टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है। तो सामान्यतः आयनों के आकार को गोलाकार माना जाता है, जो आयन के आकार है उनको क्या माना है, गोलाकार माना जाता है। तब निगेटिव आयन का आकार पॉजिटिव आयन के आकार से अधिक होता है। अगर हम सामान्यतः आयनों के आकार क्या माने, गोलाकार माने, तब जो निगेटिव आयन का आकार है आपको पॉजिटिव आयन के आकार से क्या होगा, अधिक होगा। तथा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को एक दूसरे के निकट लाते हैं, तो उनके बीच 2 बल कार्य करते हैं। और जब हम किसी पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके बल हैं या जो आपके आयन हैं उनको क्या करते हैं, पास में लेके आते हैं, तब हमारे 2 बल कार्य करते हैं। पहला जो धनायन और ऋणायन के नाविकों और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल शो कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण बल शो करता है। उनका ट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो वह क्या है, हमारा प्रतिकर्षण शो कर रहा है, अलग अलग भाग रहे हैं हमारे, प्रतिकर हो रहे हैं दोनों एक दूसरे से, आकर्षण मतलब दोनों को पास पास लेके आ रहा है, ठीक है। धनायन के नाविक व ऋणायन के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का काम होता है। यहाँ पर आकर्षण बल है, तो धनायन के और नाविक के बीच का आकर्षण होता है, और दोनों के बीच का प्रतिकर्षण होता है। याद रखिए दोनों टॉपिक में, ये दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है। धनायन की और नाविक की क्या होता है, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का कार्य होता है, जहाँ आकर्षण बल लगता है, और जहाँ धनायन और ऋणायन के नाविक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है, प्रतिकर्षण बल लगता है। उपरोक्त दोनों फोर्सेस के कारण नेगेटिव का सममित या गोल आकार धनायन के विकृत हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, इसको लिखना है कि वह प्रोसेस जिसमें पॉजिटिव आयन की उपस्थिति के कारण नेगेटिव आयन के आकार में विकृति, ठीक है, विकृति क्या है, एक, ठीक है, विकृति के उसका आकार में क्या आपका बदलाव होता है, विकृति आकार में बदलाव हो जाता है, उसे पोलराइजेशन ऑफ आयंस कहते हैं। तो यहाँ से आपकी एक और डेफिनेशन मिल गई पोलराइजेशन ऑफ आयंस की। नेगेटिव आयन का विरूपण कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन का विरूपण कहते हैं। और पॉजिटिव आयन की ध्रुवित करने की क्षमता को पोलराइजेशन पावर कहते हैं, ठीक है। क्या है आपके पॉजिटिव आयन की जो ध्रुवित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन पावर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट होता है सेजन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड को शो किया है, आपका पॉजिटिव आपका नेगेटिव है, ऐसे आपको थोड़ा एग्जाम्पल में शो कर दिया है। ये मैं थोड़ा सही नहीं बनाया, आप थोड़ा घुमा के बनाइए इस टाइप से, ताकि लगे कि दोनों पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरी आर्ट से इतनी अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा सही से बना लो, मुझे लग रही है सीधे ठीक है। तो देखा आगे देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे आपका पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड का मतलब हम दोनों को क्या कहते हैं, मिक्स कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, पोलराइज्ड कोवैलेंट बॉन्ड।
इसी प्रकार केवल आयन पोलराइज नहीं होता है परंतु पॉजिटिव आयन, देखो मैंने ये पॉजिटिव लगा के आयन लिख दिया, इसका मतलब है पॉजिटिव आयन। क्या है? पॉजिटिव आयन भी नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में पोलराइज हो जाता था। तो इन्होंने कहा गया है कि आपका हम क्या करते हैं, आयनों को क्या पोलराइज कर रहे हैं। जैसे आपका पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है, तो हम दोनों क्या कर दिए, मिक्स कर दिया, मिक्स होकर पोलराइज्ड आयन बन गए। तो इसी तरह हमारा क्या रहता है, केवल आयन पोलराइज नहीं होता परंतु पॉजिटिव आयन भी नेगेटिव आयन के द्वारा नेगेटिव आयन की प्रेजेंस पोलराइज हो जाता है। यदि पॉजिटिव आयन का साइज बहुत कम होता है तो नेगेटिव आयन की उपस्थिति के कारण नेगेटिव आयन की साइज में उत्पन्न विकृति को नगण्य माने जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी तो करना है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, अगर मान लो पॉजिटिव का आयन छोटा है नेगेटिव आयन बड़ा है तो क्या करेगा, नेगेटिव आयन उसका विरूपण कर देगा। अगर आपका नेगेटिव आयन बड़ा है, पॉजिटिव आयन बहुत बड़ा है, तो आपका पॉजिटिव आयन क्या कर दे, इस पर हमला कर देगा। तो बात वही है, जो कमजोर उस पर हमला कर देंगे, जो आपका छोटा उस पर हमला नहीं करेंगे। ओके, तो इसका कारण ये है कि पॉजिटिव आयन का आकार छोटा होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से प्रबलता से बंधा होता है। देखो जब किसी का मान छोटा है या कोई छोटी वैल्यू, तो हमारी क्या होती है, छोटा होने के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से प्रबलता से बंधा होता है। मतलब अब मान लो कोई भी चीज़ है यार, ये आपका मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियस है ये पूरा, तो जो न्यूक्लियस है आपका, तो इसमें क्या इन्होंने बांध रखा है। जब वैल्यू छोटी है तो उसको हम प्रबलता से पकड़ सकते हैं। छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों को हम अगर टाइट करके पकड़ लें वो नहीं भाग सकता, बड़े को हम नहीं पकड़ सकते। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर शो हो रही है कि छोटा होने के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से प्रबलता से बंधा होता है, अतः पॉजिटिव आयन की सम्मित प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार पॉजिटिव आयन में नेगेटिव आयन को पोलराइज्ड ऑफ आयन या नेगेटिव आयन पोलराइज्ड होता है। इसी प्रकार पॉजिटिव आयन में नेगेटिव आयन को पोलराइज्ड ऑफ पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन पोलराइज्ड होता है। इसका मतलब ये कि अगर हम पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन को पोलराइज कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव आयन पोलराइज हो जाएगा, नेगेटिव से करें तो नेगेटिव आयन पोलराइज हो जाएगा। इसे नेगेटिव आयन की ध्रुवता कहते हैं, ध्रुवीयता देखें कहते हैं। आयंस के पोलर के कारण आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है तथा पोलर ऑफ आयंस जितना अधिक होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें क्योंकि थोड़ा ये हार्ड है समझना। आपको चीज़ वही है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाली, कोई अलग नहीं है। तो पॉजिटिव आयन की दक्षता, नेगेटिव आयन को ध्रुवित करना और ध्रुवण क्षमता। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन की दक्षता से हम पहले जाते हैं, नेगेटिव आयन को ध्रुवित करते हैं, फिर हमको ध्रुवण क्षमता प्राप्त होती है। ऐसे आप क्या करें, नेगेटिव आयन की क्षमता से हम पॉजिटिव आयन के द्वारा ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें हल्का सा इसको शो करना है कि कैसे इसको हम क्या करते हैं, ध्रुवित करते हैं। तो लेक्चर 11 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलने वाली है और चैनल को प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपका BSc का केमिस्ट्री, फिजिक्स का, मैथ्स का सब आपको चैप्टर मिल जाएंगे। इसको प्लेलिस्ट में आपको लिंक जाके चेकआउट करनी पड़ेगी। इतना काम आपका चेकआउट करने का।